प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्मे ई क्लासेस। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था और कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अपनी वीडियो में डिस्कस किया। कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, उसके अलावा हमारे एक्चुअल कंसेप्ट जो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है, ये कुछ जो प्रिंसिपल थे हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। आज के अपनी इस वीडियो में हम जो हमारे बाकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कन्वेंशन रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पेंडिंग है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट, देन रिवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, कुछ कन्वेंशन है हमारी, फुल डिस्क्लोजर है, मैटेरियलिटी है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे जिनका अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब जिस पीरियड की वो क्या बनाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, जिनके बेस पे वो उस बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को जानेगा, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी बिजनेस है उसका एक कॉमन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। ये अकाउंटिंग पीरियड जो है नॉर्मली 12 मंथ्स का सेट किया जाता है। कितने मंथ का होना चाहिए, 12 मंथ का होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड कोई भी हो सकता है, जैसे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, या फिर कुछ भी हो सकता है। वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का स्टार्ट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही अकाउंटिंग पीरियड ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी इसी मेथड को क्या करता है, इसी ड्यूरेशन को क्या करता है, अप्रूव करता है। जो ये फर्स्ट वाला है इसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। आपने अपने घर पे कैलेंडर देखे होंगे, उन कैलेंडर में जो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट मंथ दिसंबर होता है, 31 मार्च को 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है। लेकिन ये जो ईयर है इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर जिसके हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो बिजनेस हमारा क्या है, जो ईयर जो है चल रहा है उसे हम फाइनेंशियल ईयर करें। इसके अलावा कोई भी बिजनेस जिस भी डेट से चाहे वो रिकॉर्ड बना सकता है। एक जो पीरियड है वो हमने कहा कितने मंथ का होना चाहिए, 12 मंथ का होना चाहिए। लेकिन अगर कोई न्यू बिजनेस है, इसी साल एस्टेब्लिश किया है, तो उसका जो फर्स्ट ईयर है वो लेस देन 12 मंथ हो सकता है, 12 महीने से कम का हो सकता है। सपोज एक बिजनेस हमने 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया और जो बुक्स बना रहा है वो कब तक का बना रहा है, 31 मार्च तक की बना रहा है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक उसके कितने मंथ होंगे, 5 या 6 मंथ होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो ईयर है, जिस ईयर में बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, वो ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। उसके अलावा अगर वो अपने रिपोर्ट बनाता है तो वो अपने बेस पे कोई भी ईयर मेंटेन कर सकता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जुलाई से 30 जून। लेकिन हमने बताया कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कौन से ईयर को प्रॉपर्ली मेंटेन करने को बोलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन क्यों करते हैं हम, ये 12 मंथ का पीरियड लेते ही क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि अगर एक बिजनेस एक टाइम पीरियड को मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, ईयर बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी। हमें यही नहीं पता लग पाएगा कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। अब 12 मंथ का पीरियड एक नॉर्मल पीरियड है। उसके बाद आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। आपको अगर कोई चेंजेस लाने हैं, बिजनेस को कंट्रोल करना है, कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो। जैसे आपने देखा आपका जो एकेडमिक ईयर है जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, वो एकेडमिक ईयर नॉर्मली 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। अब बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है या किसी क्लास में वीक है और वो आप एग्जाम ना लिए जाए
और सीधा साल के एंड में एग्जाम ले जाए और आपको देखा जाए कि आप फेल हो गए, तो आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। इसलिए आपके क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम एग्जाम टेस्ट रखे जाते हैं ताकि आपको इवैल्यूएट किया जाए। ऐसे ही बिजनेस में भी क्या किया जाता है, आफ्टर 12 मंथ ये देखा जाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है उन एक्टिविटीज को करने से बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या होगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, वो उस प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहता है तो उसे क्या पॉलिसी बनानी है, क्या प्लानिंग बनानी है, वो जब रिकॉर्ड बने होंगे, उनका कंक्लूजन निकाला होगा, रिजल्ट निकाला होगा, तभी पता लग पाएगा। अगर वो रिकॉर्ड ना बनाए, 12 मंथ को कंसीडर ही ना करे, बस ट्रांजैक्शन करता रहे और 5-10 साल बाद उसे पता लगा बिजनेस तो फ्लॉप हो गया, बिजनेस तो लॉस में चला गया, वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। इसीलिए टाइमली प्लानिंग करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, इस 12 मंथ का जो टेन्योर है उसके बाद अपने बिजनेस को एनालाइज करता है, अपने बिजनेस के रिजल्ट निकालता है, अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को चेक करता है और उन प्रॉफिट और लॉसेस के बेस पे नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या करता है, फर्दर प्लानिंग करता है। इसीलिए हर एक बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करना पड़ता है। वो मैंने आपको बता दिया, कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रूवल कौन से ईयर को दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च को। क्लियर है। इस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट का मतलब जितने में हमें कोई चीज पड़ी है, मिली है, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहते हैं। सपोज एक मशीन है, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस थी। आपने जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसको 1 लाख रुपीस दिए, तो क्या 1 लाख रुपए में वो मशीन काम करना स्टार्ट कर देगी? नहीं करेगी। आपको उस मशीन को उस दुकान से लेके अपने गोडाउन में या फैक्ट्री में लाना पड़ेगा। यहां से शॉप पे से उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको हो सकता है 1000 फ्रेट देना पड़े, किराया देना पड़े, हो सकता है उसको लगवाने के लिए 4000 की लेबर देनी पड़े, वेजेस देनी पड़े। ये सब मिला के जब वो फैक्ट्री में पहुंच जाएगी तो आपकी उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 1,05,000। जब तक आप ये खर्चा नहीं करोगे तब तक वो मशीन आपके लिए यूजलेस है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आप दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, इलेक्ट्रिक शॉप पे, आपने वहां से एक एसी परचेज कर लिया 50,000 का। एसी खरीदा आपने, क्यों? गर्मी ज्यादा है इसलिए आपने एसी परचेज कर लिया। क्या 50,000 देने के बाद आप उस एसी को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। उस एसी को वहां से उठवाना पड़ेगा, उठवा के आपको अपने जो घर है उस पे लेके आना पड़ेगा, उसको एस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा, जो लेबर है वो देनी पड़ेगी। देने के बाद तब जाके वो एसी क्या करेगा? काम करना स्टार्ट करेगा। तो उसको दुकान से लेके घर तक लाने में जो बीच में खर्चे किए गए, जो बीच में पेमेंट की गई, उसको एक्वायर करने के लिए, कंडीशन में लाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ, वो सारा किसका पार्ट है? कॉस्ट का पार्ट है। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वो अमाउंट है जो किसी सर्विस या प्रोडक्ट को एक्वायर करने में की गई है, इसलिए इसको कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो उस एसेट्स को हमें मार्केट वैल्यू पे ना दिखा के उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है। ओरिजिनल कॉस्ट पे मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,05,000। इस मेथड को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब हमने ये असेट्स खरीदी थी उस टाइम इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। जैसे जैसे हम यूज करते रहेंगे, जैसे जैसे ईयर क्रॉस होते रहेंगे, पास होते रहेंगे, इसकी मार्केट में वैल्यू करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू 2 लाख हो जाए, हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू 50,000 हो जाए, कुछ भी हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन हमने याद हो लास्ट वीडियो में एक प्रिंसिपल डिस्कस किया, कौन सा था? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने ये कहा कि हमें असेट्स को उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाना है, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि हमें उन असेट्स को बेचना नहीं है, उनको यूज करना है। और ये प्रिंसिपल भी वही कह रहा है कि हमें असेट्स को बेचना नहीं है, क्योंकि वो पास्ट में जो वैल्यू थी उस पे दिखाई जा रही है। दैट्स व्हाई
इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वह असेट्स को कौन सी वैल्यू पे दिखाया जा रहा है, जिसमें वो खरीदी थी, जिसमें वो एक्वायर की थी, और वो कौन सी थी, पास्ट वाली वैल्यू थी, इसलिए पास्ट वाली वैल्यू है, इसलिए इसको कौन सी कह रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कह रहे हैं, क्योंकि हमें इसको सेल नहीं करना, हमें इसको यूज करना है। अब इसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, इस पे ईयर टू ईयर हम क्या लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट दिखाने का दूसरा रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको मार्केट वैल्यू पे दिखाना शुरू कर दें तो हमें यही नहीं पता मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन मार्केट वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मेरे लिए हो सकता है उस मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए हो, और दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है उस मशीन की वैल्यू 50,000 रुपए हो। पर्सन टू पर्सन वैल्यू करेगी मार्केट वैल्यू, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, किसी भी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पर्सन टू पर्सन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वो क्या थी, फिक्स थी, क्योंकि हमारे पास उसका प्रूफ है, बिल है, इनवॉइस है, और उस बेस पे हमने उसको क्या किया था, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके ऊपर इजीली क्या लगा सकते हैं, हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कांसेप्ट ये कहता है कि हमें असेट्स को उसकी मार्केट वैल्यू पे ना दिखा के उसकी कॉस्ट पे दिखाना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिसमें वो एक्वायर की थी, और ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जिसमें वो पास्ट में खरीदी गई थी, उसी पे शो करेगी। क्लियर है? और डेप्रिसिएशन भी किस पे लगेगा, जिसमें वो खरीदी गई थी। 1 लाख पे नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। ये तो मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पे, उसमें जो खर्चे किए वो ऐड किए, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आई, 1,500,000। तो ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन जो होगा वो भी इसी अमाउंट के ऊपर क्या लगेगा, इसी के ऊपर। ठीक है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी आएगा, वहां पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो कॉस्ट कांसेप्ट क्या है, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कांसेप्ट क्या है, हमें असेट्स को उनकी मार्केट वैल्यू पे ना दिखा के उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है। जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पे दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है हर साल पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है, उसको फिक्स कर पाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए असेट्स को मार्केट वैल्यू पे ना करके उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो किया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, कॉस्ट कांसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कांसेप्ट। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल हमने बताया था क्या है, जनरल रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो क्या करते हैं, एक अकाउंटेंट को टाइम टू टाइम रिकॉर्ड्स बनाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। थर्ड प्रिंसिपल आता है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ये कांसेप्ट। रिवेन्यू क्या है, कुछ भी आपको मिला जिससे आपकी जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें चेंज आ जाए, इंक्रीज हो जाए, वो बढ़ जाए, तो क्या है, हमारी रिवेन्यू है। अब दिक्कत क्या आती है, रिवेन्यू किसे माने, किस चीज को हम अपनी रिवेन्यू माने। नॉर्मली हमने बताया जो सेल होती है, सेल गुड्स की, सर्विसेज की, वहां से जो कुछ मिलता है वो हमारी क्या होती है, रिवेन्यू होती है। अब रिवेन्यू कंसेप्ट को रियलाइजेशन कंसेप्ट भी क्यों कहते हैं, रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली करना, प्राप्त होना। अब वसूली 2 बेस पे होती है, हमने कंसेप्ट और किया था, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस। तो रिवेन्यू उसको कब माना जाए, सबसे बड़ी बात हमारे सामने प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि जो हमने माल बेचा है तो उसको रिवेन्यू किस टाइम पे ट्रीट किया जाए। एक तो तब जब वो सेल हो चुका है, एक तब जब वो कैश रिसीव होगा। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी ट्रांजैक्शन को आप रिवेन्यू या रियलाइज तब मानोगे जब उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई है। ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर हो गई है। चाहे कैश जब मर्जी मिले, अगले महीने मिले, 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, कभी भी कैश मिल सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी ओनरशिप पर्सन टू पर्सन चेंज हुई, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हुई, आप उसे अपनी क्या मान लोगे, रिवेन्यू मान लोगे। अब ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो रही है, इसकी हम बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू। रियलाइजेशन मैंने बता दिया आपको, जब वो वसूल हो रही है उस टाइम दिखाना है या कब दिखाना है, ये बात कर रहे हैं। सपोज आज 1 अप्रैल है, ए ने ऑर्डर दिया फर्नीचर का कि मुझे 50,000 का फर्नीचर सेल कर दो, फर्नीचर चाहिए 1 तारीख को। तो ऑर्डर मिला है, आज की डेट में वो ट्रांजैक्शन नहीं है,
क्योंकि फर्नीचर आज भी मेरे पास रखा हुआ है, आज मेरे ऑफिस में जो फैक्ट्री है या शोरूम है वो फर्नीचर मेरे पास ही रखा हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। 10 अप्रैल को मैंने क्या किया, फर्नीचर जो है डिलीवर कर दिया टू ए। 10 तारीख को मैंने फर्नीचर किसको दे दिया, किसको दे दिया भाई, ए को, वो लेके चला गया फर्नीचर, ठीक है। लेकिन 25 अप्रैल को पेमेंट रिसीव, पेमेंट कब मिली आपने, 15 अप्रैल को। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कह रहा है, प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको रिवेन्यू कब ट्रीट किया जाए, उसको रिकॉर्ड कब किया जाए। तो हमने कहा जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए तो आप उसे क्या मान लोगे, रिवेन्यू मान लोगे। क्या 1 अप्रैल को ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, नहीं हुई है। जो गुड्स था, जो मटेरियल है, स्टॉक है, वो हमारे गोडाउन में ही रखा हुआ है, शोरूम में ही रखा हुआ है, तो कहीं गया नहीं है। तो ओनर कौन है उसका, अभी तक मैं हूं, मैं मींस मालिक खुद है, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, यानी कि 1 अप्रैल को वो हमारी ट्रांजैक्शन नहीं बनी। 10 अप्रैल को क्या किया, मैंने गुड्स किसको दे दिया, ए को दे दिया। जैसे ही गुड्स ए ने रिसीव किया, ए क्या बन गया, उसका ओनर बन गया। जब तक वो मेरे गोडाउन में रखा हुआ था, मेरे शोरूम में रखा हुआ था, मालिक कौन था, मैं था खुद, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको ए ने उठाया, ए लेके चला गया, तो मालिक कौन बन गया उसका, ए। तो 10 अप्रैल को वो मेरी क्या बन गई, रिवेन्यू बन गई है। पेमेंट कब दी उसने, 25 को। पेमेंट तो 25 को मिली है, तब तक वो मेरा क्या बना रहेगा, इस बीच में वो मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया भाई, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं। लेकिन रिकॉर्ड कब करेंगे हम उसे, 10 अप्रैल को। रियलाइज कब हुआ, इससे मतलब नहीं है। पैसा कब मिला, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है, उससे मतलब है। जिस डेट को ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उसी डेट को हम उस लेनदेन को, उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट ये कहता है कि किसी ट्रांजैक्शन को आपने रिवेन्यू कब मानना है, जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ना कि तब जब उसकी पेमेंट रिसीव होगी। कैश कभी भी मिल सकता है। सपोज सैलरी है, मार्च की सैलरी थी, हमने उस सैलरी की पेमेंट की मई में। मार्च 16 की सैलरी है और पेमेंट की मई 16 में। तो ये जो सेशन था वो क्या था, 15, 16, और ये जो सेशन है वो सेशन कौन सा बन जाएगा, 16, 17। तो चाहे पेमेंट हम इस सेशन में करें, लेकिन वो खर्चा कौन से साल का था या इनकम कौन से साल की थी, 15, 16 की। तो इसको इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि उसमें। ठीक है। हो सकता है मई की सैलरी हमें एडवांस मिल गई हो, तो भी उसको कब, कौन सा सेशन में कंसीडर किया जाएगा, नेक्स्ट सेशन में। अगर एडवांस मिलते या पेंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग हो, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस साल में उसकी सर्विसेज को लिया गया, जिस साल में ओनरशिप ट्रांसफर हुई, उसको उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है। इस कंसेप्ट को हम रियलाइजेशन कंसेप्ट या रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहते हैं। क्लियर है। एक बार फिर बता देता हूं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसकी ओनरशिप क्या जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ना कि तब जब वो एक्चुअल में रिसीव होते हैं। रिसीविंग टाइम कुछ भी हो सकता है, डिफर हो सकता है, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड उस डेट को किया जाएगा जिस डेट में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। मालिकाना हक जो है पर्सन से दूसरे पर्सन पे चला जाता है, तो उसको बुक्स में क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो जैसे हमने बताया 1 अप्रैल को किसी पर्सन से ऑर्डर मिला है, तो उसको उस टाइम पे रिवेन्यू नहीं माना जाएगा। जैसे ही पर्सन को वो चीज डिलीवर कर दी जाएगी, वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, तो ओनर बन गया उसका, तो उस डेट को उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। कैश हो सकता है नियर फ्यूचर में कभी भी मिले, तो उस बीच जो टाइम आएगा उस टाइम वो हमारा डेटर बन के रहेगा, और जिस डेट को पेमेंट मिल जाएगी तो हम कैश बढ़ा देंगे, डेटर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर है। ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है वो है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। फोर्थ जो प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का आप नॉर्मल मीनिंग समझते हो कि गोल, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि हमें
हमें मींस एक अकाउंटेंट को जो बुक्स में रिकॉर्ड बना रहा है, जो ट्रांजैक्शन लिख रहा है, वो पक्षपात रहित होनी चाहिए, यानी कि उनमें वो बायस्ड होनी चाहिए। पर्सनल कोई भी उसके अंदर रीजन नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस से जुड़ी होनी चाहिए, और उनको अगर हमें वेरीफाई करना पड़े तो वो इजीली वेरीफाई हो सकता। वेरीफाई करने के तरीके क्या हैं? उनको सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो वाउचर हैं, उनके बेस पे वेरीफाई किया जा सकता है। सपोज मैंने बुक्स में, अपने जो बुक्स हैं उनमें परचेज दिखाई, परचेज दिखा रखी है 5 लाख रुपीस की, या फिर मैंने मशीन दिखा दी, मशीन खरीदी है, कोई मशीन दिखा दी 1 लाख रुपए की। अब कोई पूछने लग जाए भाई ये मशीन तूने कैसे दिखाई है या परचेज क्या कैसे दिखाई है, तो मेरे पास क्या होने चाहिए? उनके बिल होने चाहिए। बिल कैश, कैश मेमो हो सकता है अगर कैश में पेमेंट की है, इनवॉइस हो सकता है उधार में अगर सेल परचेज की है, ठीक है, बिल हो सकते हैं किसी से हमने क्या किया, गुड्स को खरीदा है, चेक, चेक नंबर, चेक रिसीप्ट हो सकती है, पेन स्लिप हो सकती है, बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट है, वाउचर्स है, जिनके बेस पे उनको क्या किया जा सकता है? वेरीफाई किया जा सकता है, पहचान की जा सकती है कौन सी ट्रांजैक्शन कब की जाए। अब ये किससे रिलेटेड है? सारी की सारी ट्रांजैक्शन पास्ट से रिलेटेड है, इसीलिए इनको हिस्टोरिकल कह रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स किसके बेस पे है? हिस्टोरिकल के बेस पे है। यही रीजन था कि हम हिस्टोरिकल कंसेप्ट में यही कह रहे थे कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कौन सी वैल्यू पे लगेगा? पास्ट वाली वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि वेरीफाई किस पे किया जा रहा है? पास्ट वाली वैल्यू पे किया जा रहा है। सपोज 2015 में खरीदी थी हमने ये मशीन जो है, और आज हम वेरीफाई कर रहे हैं 2020 में इस चीज को, जो असेट्स है, तो हम तो हमारे पास प्रूफ किस चीज का होगा? 2015 वाले का होगा ना। तो डेप्रिसिएशन भी किसके बेस पे कैलकुलेट कर रहे होंगे? इस वाले पे। आज की डेट में हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू डिफर हो, तो उसका पास्ट में तो कोई एविडेंस नहीं मिलेगा ना। इस वजह से ऑब्जेक्टिविटी कांसेप्ट ये कहता है कि जो भी हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, उनको उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, उनके वाउचर्स के बेस पे हम क्या कर सके? इजीली वेरीफाई कर सके। तो हमारे पास उसका क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। हमें बिजनेस को, ऑब्जेक्टिव को, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रांजैक्शंस को उनके एविडेंसेस बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्लियर है? ये कुछ कांसेप्ट थे हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से रिलेटेड हैं, जो एक अकाउंटेंट को हेल्प कर रहे हैं बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करने में। अब बात करते हैं कन्वेंशंस की। ये यहाँ पर कुछ 2-3 कन्वेंशंस लिखी हुई हैं। कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? कंसेप्ट क्या होते हैं? यूनिवर्सल हैं, गाइडलाइंस हैं, जो क्या कर रही हैं? अकाउंटेंट को हेल्प कर रही हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में। जैसे हैं वैसे ही उनको क्या कर रहा है? यूज किया जा रहा है। कन्वेंशन क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट्स है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स जो एक अकाउंटेंट है वो आपसी सहमति से इनको बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं। एक बिजनेस हो सकता है इसको इंप्लीमेंट कर रहा हो सकता है दूसरा बिजनेस उसको इंप्लीमेंट ना कर रहा, ठीक है। लेकिन जो कांसेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स थे वो यूनिवर्सल थे। हर तरह का बिजनेस क्या कर रहा था? उनको अडॉप्ट कर रहा था, सेम यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्मिटी लाते थे। कांसेप्ट जो लाते थे वो यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, यानी कि हर बिजनेस में एक जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो कन्वेंशंस हैं, परिपटियां कहते हैं हम इनको, जो कंसेप्ट कन्वेंशन है वो क्या करते हैं? एक बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है लेकिन सेकंड बिजनेस हो सकता है उसको अडॉप्ट ना करे। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको इनके जो ये कंसेप्ट्स कन्वेंशन देख के उनके थ्रू, ठीक है। तो कन्वेंस जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल रहेंगे, जो हर एक अकाउंटेंट हर एक बिजनेस अडॉप्ट करेगा, जबकि कन्वेंशंस पर्सन जो अकाउंटेंट है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के बेस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक बिजनेस में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। ओके, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये क्या है? कंसेप्ट्स क्या है? कंपलसरी है फॉलो करना। ओके, बात करते हैं हमारी फर्स्ट कन्वेंशन की, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत या पूर्ण प्रकटीकरण
ही प्रेफर्ड। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? किसी चीज को पूरा दिखाना। फुल डिस्क्लोजर बेटा कन्वेंशन जो है वो ये कहती है कि बिजनेस से जुड़ी हर एक बात को, हर एक फैक्टर को हमें रिकॉर्ड्स में दिखाना है। प्रिंसिपल कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, बिजनेस से जुड़ी हर एक कंसेप्ट को, हर एक लॉजिक को, हर एक जो कोड है या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है? शो करना है, दिखाना है, रिकॉर्ड करना है। क्यों? ताकि जो इंटरेस्टिंग पार्टी है, इंटरेस्टिंग पार्टीज जो है बिजनेस से जुड़ी हुई, वो क्या कर सके? इंफॉर्मेशन को ले सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या कर सके? कोई कंक्लूजन, उन इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, डिसीजन ले सके, प्लानिंग कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस की जो सिक्योरिटी है या सीक्रेट्स हैं उनको हम पब्लिक को बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहती है बिजनेस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात जो कि जो इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें उन्हें अपने रिकॉर्ड्स में दिखाना है। ना कि इसका मतलब ये लेना कि जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं उनको लीक करना, उनको पब्लिक को बताना। ठीक है, अब कैसे? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, उनको रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं शो किया जाता, लेकिन वो इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं जो है, पब्लिक हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई है, तो उनको दिखाना पड़ेगा। जैसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, आकस्मिक दायित्व। हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था वहां पे डिस्कस किया था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या है? जो आज की डेट में आपकी लायबिलिटी नहीं है, बट जो नियर फ्यूचर आएगा, आपके इन फ्यूचर, वो आपकी लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी। बनेगी कब? जब कोई इंसिडेंट हो जाए, जैसे क्लेम बाय एम्प्लॉइज। किसी एम्प्लॉय ने कोई क्लेम डाल रखा है कोर्ट में, हो सकता है कोर्ट में कोई केस कर रखा है, कोर्ट में क्या करता है? कोई केस कर रखा है। अगर एम्प्लॉय केस जीत जाते हैं तो हो सकता है हमारे बिजनेस को उसको पेमेंट करनी पड़ जाए, लेकिन अगर केस नहीं जीतते तो हमें उनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी। अब पेमेंट करनी है या नहीं करनी है वो फ्यूचर में पता लगेगा। तो आज की डेट में वो क्या है? मेरी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि डिपेंड कर रही है फ्यूचर के ऊपर। और ये किससे जुड़ी हुई है इंफॉर्मेशन? बिजनेस और उसके एम्प्लॉय से जुड़ी हुई है। लेकिन आज की डेट में उसको हम फाइनेंस में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अपनी बैलेंस शीट में, अपने P&L में इसको शो नहीं कर सकते, तो इसको दिखाएंगे कहां? तो ऐसी इंफॉर्मेशन को जो बैलेंस शीट है उनके फुट नोट्स में दिखाते हैं। फुट नोट्स में यहां नीचे हम उनको क्या करते हैं? शो करते हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यही कह रहा है कि बिजनेस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात हमें रिकॉर्ड्स में दिखानी है, ताकि जो उसके यूजर्स हैं उन इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। क्लियर है? इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने चेंज किया है किसी मेथड में, मेथड किस चीज के चेंज कर सकते हैं? लाइक डेप्रिसिएशन के। हमने बताया था डेप्रिसिएशन के दो मेथड है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अब हम अगर किसी साल मेथड को चेंज कर रहे हैं तो उसको भी हमें फुटनोट्स में दिखा देना चाहिए, ताकि जो यूजर्स हैं उसके बेस पे क्या ले सके? इंफॉर्मेशन को ले सके। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, सेकंड चैप्टर में जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म थी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम एक बिजनेसमैन कंपनी से, अपने बिजनेस से बाहर दूसरी फर्म में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब खरीदे थे उनका रेट कुछ और था, आज की डेट में उनके रेट क्या है? कुछ और है। उनकी मार्केट वैल्यू और उनका कॉस्ट प्राइस चेंज हो सकता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें उनको एक्वायर किया था, मार्केट प्राइस जो आज की डेट में उनका प्राइस है। तो उनका जो मार्केट प्राइस है उनको भी यहां शो किया जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ताकि जहां जिन यूजर्स को, शेयर होल्डर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन का भी पता लग सके। क्लियर है? तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहती है कि
हमें बिजनेस से जुड़ी हुई हर एक बात, जो चाहे कम इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपने रिकॉर्ड्स में शो करना चाहिए। अगर वो P&L में, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की जा रही तो उनको बैलेंस शीट के फुट नोट में नीचे, जहां पर बैलेंस शीट खत्म हो जाती है, वहां पर हमें शो कर देना चाहिए, ताकि जो उसके इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं, जो यूजर्स हैं, उनको देखकर कोई डिसीजन या कोई प्लानिंग करनी है तो वो कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस के सीक्रेट्स को लीक कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हम फुटनोट्स में दिखा रहे हैं। अगर कोई मेथड में, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में या डेप्रिसिएशन के मेथड्स में चेंज आ रहा है तो उनको हम फुटनोट में दिखा सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है उनका कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, फुटनोट्स में शो कर सकते हैं। किसके बेस पे, किस वजह से, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की वजह से। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन की। नेक्स्ट कन्वेंशन आती है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। ऑब्जेक्टिविटी कर लिया हमने, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कर लिया, बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी, सारता का सिद्धांत। मैटेरियलिटी क्या है, एक्सेप्शन है किसका, फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर ने अभी आपको क्या कहा, बिजनेस से जुड़ी हुई हर एक बात को हमें डिटेल में दिखाना है। मैटेरियलिटी ये कहती है कि हमें बिजनेस से जुड़ी हर एक बात को डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाना तो है, मैटेरियलिटी ये कह रही है दिखाना तो है, लेकिन डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कम इंपॉर्टेंट बात है, कम इंपॉर्टेंट आइटम है, मटेरियल है, तो उसको उससे मिलती जुलती जो अदर आइटम्स है उनमें ऐड अप करके हम उसको शो कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा वो पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, कि वो एक बिजनेस के लिए हो सकता है कम इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरे बिजनेस के लिए वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से इसको हम कन्वेंशन कहते हैं, कंसेप्ट नहीं कह रहे, क्योंकि ये क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जैसे स्टेशनरी है, इरेजर्स है हमारे पास, ठीक है, स्केल है, कैलकुलेटर है, पेन है, पेंसिल्स है, ये सारे क्या है, इनकी कॉस्ट क्या कम है, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज है, 20 रुपीज है, 10 रुपीज, इस तरह से इनकी कॉस्ट क्या है, कम है। अगर मैं इन चीजों को, एक बिजनेस में इन चीजों को डिटेल में दिखाने लग जाए तो बिजनेस के रिकॉर्ड जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, इनको इनसे मिलते जुलते हेड स्टेशनरी के अंदर शो कर देता है। लेकिन अगर बिजनेस ही हमारा स्टेशनरी का हो, हमारी जो शॉप है वो ही स्टेशनरी की हो, तो हमारे पास तो ये इरेजर भी काफी ज्यादा होंगे, स्केल भी बहुत ज्यादा होंगे, कैलकुलेटर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, पेन भी बहुत ज्यादा है, पेंसिल भी बहुत ज्यादा, तो वो क्या हो जाते हैं, मटेरियल गुड्स का काम कर लेता है। तो वहां पर हमें इनको डिटेल में दिखाना पड़ेगा, पेंसिल इरेजर कितने के हैं। लेकिन अदर बिजनेस के लिए इनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, तो इनको डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है, उनको एक रिलेटेड हेड में ऐड करके दिखा देता है। क्लियर है? मैटेरियलिटी कंसेप्ट, मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस से जुड़ी हुई हर एक बात को हमें दिखाना है, लेकिन उन्हें डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कम इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू कम है, तो आप उनको उनसे मिलती जुलती हेड के अंदर, दूसरे हेडिंग्स के अंदर, दूसरे आइटम्स के अंदर ऐड करके उनको शो कर सकते हो। लेकिन दिखाना जरूर है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर भी क्या है, हमें बिजनेस से जुड़ी हर एक आइटम को शो करना है। डिपेंड कर रहा है वो मटेरियल जो है उसकी वैल्यू कितनी है, कितने का मतलब बिजनेस में इंपॉर्टेंस कितनी है, बिजनेस के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। बिजनेस किस चीज का, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्लियर है? मैटेरियलिटी कंसेप्ट कि बिजनेस से जुड़ी हुई हमें हर एक चीज को डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। हम क्या करेंगे, उनको अगर कम इंपॉर्टेंट है, कम वैल्यू की है, तो उसको उससे रिलेटेड आइटम में हम क्या कर देंगे, उसको ऐड करके शो कर देंगे। क्लियर है? बात करते हैं आज के लास्ट प्रिंसिपल की, लास्ट कन्वेंशन की। लास्ट कन्वेंशन आती है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, सतर्कता का सिद्धांत, सावधानी बरतना, सतर्क रहना, सावधान रहना। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहती है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई लॉस होने के चांसेस हैं, लॉसेस होने के चांस हैं, तो उसको करंट में ही प्लान
कर लेना चाहिए, करंट में ही उसकी क्या कर लेनी चाहिए, हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने के चांस है, अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने के चांस है, तो उसके लिए आपको कोई भी प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सतर्कता का सिद्धांत हमें यह कहता है कि अगर आपको नियर फ्यूचर में कोई लॉस होने के चांस है तो आप वर्तमान में करंट में ही उसकी प्लानिंग कर लोगे। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट है होने की संभावना है, चांसेस लग रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन एडवांस कोई भी प्लान करने की आवश्यकता नहीं है। इसका रीजन क्या है, फ्यूचर में अपने जो लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज करना होता है, नॉर्मली हम इसकी बात करें। इसी वजह से, इसी प्रिंसिपल की वजह से जो स्टॉक है उसको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम होता है उस पे शो किया जाता है, लेस वाले पे मार्केट में, चाहे मार्केट प्राइस कम हो चाहे कॉस्ट प्राइस कम हो, जो दोनों में से कम होगा उसी पे बुक्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सपोज मार्केट प्राइस जो है वो 10,000 का है और कॉस्ट प्राइस उस स्टॉक का 5,000 का है, तो बुक्स में कितने पे दिखाएंगे, 5,000 पे दिखाएंगे। कॉस्ट प्राइस 5,000 का है, मार्केट प्राइस ये कॉस्ट मार्केट प्राइस 5,000 का है और कॉस्ट प्राइस 8,000 का है, तो फिर इस पे दिखाएंगे 5,000 का दिखाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा जितने भी प्रोविजन बनाए जाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये बनाए जा रहे हैं प्रोविजन वगैरह, वो भी इसी चीज को ध्यान में रखे जा रहे हैं कि फ्यूचर में लॉस तो होगा, कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो उसके लिए आज की डेट में ही हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, सपोज 2 महीने आपके पेरेंट्स की मैं बात करूं, 2 महीने बाद आपके पेरेंट्स को क्या करवाना, आपका एडमिशन करवाना है, अप्रैल के मंथ में आपका एडमिशन करवाना है, और उस एडमिशन के ऊपर आपका जो पेरेंट्स हैं उनका 50,000 का एक्सपेंस हो रहा है। जनवरी में ही आपके पेरेंट्स को पता है कि अप्रैल में हमें क्या करवाना है, आपका एडमिशन करवाना है, और उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, 50,000 का खर्चा आएगा। तो वो इन एडवांस 50,000 पे प्लान करके अलग रखना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 50,000 अप्रैल में नहीं होंगे तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें यह पता हो कि ए से उनको अप्रैल में 50,000 रुपए मिलने हैं, तो जब पैसे मिलेंगे तभी आप उसका एडमिशन करवा दोगे। और अब अप्रैल के मंथ में अगर ए ने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या होगा, क्या एडमिशन होगा, नहीं होगा। तो फिर भी ये कंसेप्ट यही कह रहा है कि हमें फ्यूचर में अगर लॉस होने के चांस है, यहाँ पे लॉस की बात करो बिजनेस रिलेटेड, ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि फ्यूचर में अगर आपको कुछ एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आपको एडवांस में प्लानिंग कर लेनी है। लेकिन अगर फ्यूचर में कहीं से कोई इनकम होने के चांस है, उसको आपने कंसीडर नहीं करना। अब ए ने 50,000 देने का वादा कर रखा है, प्रॉमिस कर रखा है कि अप्रैल के मंथ में दे देगा। हमने क्या किया, 50,000 एडवांस में किसी और से लेके रख लिए हैं। अगर इसने टाइम पे दे दिए तो हम उसके क्या करेंगे, वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडमिशन तो टाइम पे हो जाएगा। सेम ऐसे ही बिजनेस में भी क्या है, स्टॉक हमने कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे कम में क्यों दिखाया, एक बार इस चीज को क्लियर कर देता हूं आपको। देखें, स्टॉक को मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से कम पे क्यों दिखा रहे हैं। स्टॉक की बात कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जितने में हमने उस चीज को क्या किया, एक्वायर किया, जितने में उस स्टॉक को हमने क्या किया था, खरीदा था। जब हमने स्टॉक को खरीदा था तो हमारी जेब से जो खर्चा हुआ वो 5,000 का हुआ। आज की डेट में उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 7,000 की है, ठीक है। तो मैं बुक्स में कितने शो करूंगा, 5,000 शो करूंगा। इन फ्यूचर जब उस स्टॉक को बेचा मैंने तो वो स्टॉक बिका 4,000 का, तो मुझे लॉस कितने का हुआ, 1,000 का। लेकिन अगर मैंने उसको 7,000 पे दिखाया होता तो मेरे को लॉस कितने का होता, 3,000 का होता। समझ रहे हो, तो लॉस को मिनिमाइज कर दिया मैंने जो फ्यूचर में है। अब बात आती है कि अगर मैं 7,000 की बजाय इसको 7,000 पे दिखाता तो लॉस कितने का हो रहा था, 3,000 का। यही स्टॉक अगर मेरा फ्यूचर में 10,000 का बिके, यही स्टॉक मेरा फ्यूचर में कितने का बिके, 10,000 का, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 का।
और अगर मैंने दिखाया होता 7000 का तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ होगा 3000 का। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ रहा है सामने दिख रहा है आपको। तो कंजर्वेटिज्म ये कह रहा है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस होने के, फ्यूचर क्या है अनसर्टेन है, कोई नहीं जानता फ्यूचर को, लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही है या डिमांड चेंज हो रही है कुछ भी, तो उसको ध्यान में रखकर फ्यूचर में अगर लॉस होने के चांसेस है तो उसको आज ही प्लान कर लेना है। अब इनकम ज्यादा होगी तब की तब देखी जाएगी, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसीलिए हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और फ्यूचर में होने वाले हर एक लॉस के लिए एडवांस में ही प्लानिंग करके रख लेते हैं। क्लियर है, कंसेप्ट आ गया होगा ये समझ। अब फ्यूचर में जो यहाँ पर आपने देखा कि क्या हो रहा है, फ्यूचर में लॉस कम हो रहा है हमें अगर हम उसको आज की डेट में कम पे दिखा रहे हैं। अगर मार्केट प्राइस पे यहाँ पर होता है 7000 और यहाँ पे होता है 5000 तो हम किस पे दिखाते हैं, इस वाले प्राइस पे दिखाते हैं। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट कौन सा था हमारा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, स्थिरता का सिद्धांत। तो एक बार आपको सारे बता देता हूं मैं दोबारा से प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकाउंटिंग फर्स्ट हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ने हमें बताया कि हर एक बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए जो कितने मंथ का होता था, नॉर्मली 12 मंथ का होता था। कब से कब तक का कंसीडर कर रहे थे, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो इस ईयर को अप्रूवल देते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें असेट्स को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना है जिसमें वो एक्वायर की गई थी, जिसमें वो खरीदी गई थी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हमें किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में तब रिकॉर्ड करना है जब वो ओनरशिप को ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी एक पर्सन से उसकी ओनरशिप दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हो जाती है, ना कि तब जब उन्हें कैश मिलेगा। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, बिजनेस से जुड़ी होनी चाहिए। अगर उनको वेरीफाई करने की जरूरत हो तो हमारे पास उसके एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ने ये कहा कि हमें एक बिजनेस से जुड़ी हुई हर एक बात को, चाहे वो कम इंपॉर्टेंट है चाहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिजनेस के रिकॉर्ड में शो करना चाहिए। अगर वो मेन रिकॉर्ड में नहीं आ पाती तो हमें जो बुक्स है, बैलेंस शीट वगैरह है, उनके फुटनोट में उनको शो कर देना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ये कहती है कि बिजनेस से जुड़ी हर एक बात को डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी वैल्यू कम है, कम इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको उससे रिलेटेड आइटम्स में ऐड लेस करके शो कर सकते हो। अब डिपेंड करेगा कि वो बिजनेस के लिए किस तरह का बिजनेस है। एक आइटम एक बिजनेस के लिए कम इंपॉर्टेंट हो सकती है, वही आइटम दूसरे बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहती है कि हमें बिजनेस में अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने के चांसेस हैं तो हम क्या करेंगे, उसका आज ही प्रोविजन कर लेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में हमें इनकम होने के चांस है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस प्रिंसिपल में क्वेरी है, क्या आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। जो बाकी के प्रिंसिपल थे उन्हें देखना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ ताकि आपकी नॉलेज को हम ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।